डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड 2021 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का फर्स्ट मॉडल सेट का खंड ए का प्रश्न संख्या 21 से 30 तक का हल देखेंगे। तो जो प्रश्न संख्या 21 से 30 तक है ये फिल इन दी ब्लैंक्स है, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला सवाल है। आपको प्रत्येक सवाल में एक खाली स्थान दिया है और उसके लिए आपको नीचे उसका दो ऑप्शन भी दिया गया है। तो कौन सा सही है ये आपको चूज करके वहां पर लिख देना है, भर देना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बने रहिए मेरे साथ। हम लोग चलिए अब सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए डैश होता है। मतलब क्या होता है, अद्वितीय होता है या अनेक होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आप लोग समझ लिए होंगे कि प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड के बारे में कहा जा रहा है कि उसका जो गुणनखंड है उसका रूप क्या होता है, अद्वितीय होता है कि बदल बदल के बहुत सारा हो सकता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग और इसे क्लियर करते हैं। एक प्राकृत संख्या जैसे 30 ले लेते हैं। ठीक है, 30 का गुणनखंड करते हैं हम लोग 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में। अब तो नहीं होगा, तो 30 अगर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, तो कोई 30 को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 5, क्योंकि इसको भी गुना करेंगे 3 गुना 6 गुना 5 30 होगा। कोई ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुना 3 गुना 2। तो ये जो लिख रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसी का तो क्रम चेंज कर दे रहे हैं बार बार। जो आया है 2 3 5 आया है तो हम लोग इसी को इधर उधर लिख के क्रम चेंज कर दिए। लेकिन वो सवाल कह रहा है कि उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए, यानी क्रम को चेंज नहीं करना है, ये काम आपको नहीं करना है। तब जो गुणनखंड है वो अद्वितीय है या अनेक है, यानी कि ये जो गुणनखंड आया ये एक ही ऐसा ही आएगा कि 30 का गुणनखंड में और भी कोई अलग तरीका का संख्या आ सकता है। तो कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि 30 का जब भी गुणनखंड होगा उसके गुणनखंड में 2 3 और 5 ही आएगा। और उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। कोई ऐसे लिखेगा तो उसके लिए ये हो जाएगा, यानी फिर क्रम को चेंज नहीं करना। तो अगर हम क्रम को चेंज ना करें तो हमारा जो है गुणनखंड कैसा है, अद्वितीय है। तो हम लोग ये इसका जवाब हम लोग क्या भरेंगे, अद्वितीय। अद्वितीय। तो देखिए एक बार पढ़ के, अब अच्छा लगा, सेट हो गया सारा कुछ। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए, यानी ऐसा काम बिना किए हुए क्या होता है, तो अद्वितीय होता है, यानी एक ही तरह का होता है। अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, कोई अलग संख्या नहीं आ सकती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि √2 डैश संख्या है, मतलब कि कैसी संख्या आपको यहाँ पर भरना है, अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इन दोनों संख्याओं के प्रकार पे कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो या p/q के रूप में लिखी जा सके, जहां q 0 नहीं होना चाहिए और जहां p और q पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। जहां p और q पूर्णांक होते हैं। और पूर्णांक क्या होता है हमारा, तो देखिए 0 1 2 3 4 इधर चलते जाएंगे, इधर -1 -2 -3 डॉट 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 चलते जाएंगे। ऐसी संख्या को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी दो उठा लीजिए और उसे p/q के रूप में लिख दीजिए तो वो परिमेय संख्या बन जाती है। जैसे कि अगर हम -3 ले लें और बटा यहाँ से 2 ले लें तो ये क्या बन गई है, परिमेय संख्या। जैसे 3 ले लें और बटे में 1 लगा दें तो ये क्या बन गई, परिमेय संख्या। 0 ले लें और बटा में कुछ भी लगा दीजिए, ये क्या बन गई, परिमेय संख्या। तो p/q के रूप में कोई भी है तो परिमेय संख्या है। अब देखिए सिंपली अगर संख्या भी लिखा हुआ है जैसे 2, तो ये भी परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 2 के मान में बिना परिवर्तन किए हम लोग
दो के नीचे इस तरह से एक लगा सकते हैं, यानी दो में एक से भाग दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में एक से भाग देने पे उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग दो को p/q के रूप में लिख दिए, इसीलिए सिंपली अगर दो भी लिखा हुआ है, तीन भी लिखा हुआ है, एक भी लिखा हुआ है, -5 भी लिखा हुआ है, तो ये सब की सब क्या है, परिमेय संख्या ही है, क्योंकि इन सब के नीचे कुछ नहीं तो बटा एक हम लोग लगा सकते हैं और परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो ऐसी सब संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिख सकें, जहाँ p और q क्या हो, पूर्णांक हो। तो ऐसी संख्या कौन कौन सी है जिसको p/q के रूप में हम लोग ना लिख पाए, ठीक है। तो समझते हैं वैसी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। जैसे अगर आपको और भी कुछ उदाहरण लेते हैं परिमेय पे पहले, जैसे कि देखिए √4 लिए, तो ये परिमेय है क्या कि अपरिमेय, इस पे डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो देखिए 4 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2 होता है, तो है +- 2 भी, ठीक है। तो हम अभी निगेटिव को छोड़ रहे हैं, चलिए समझते हैं हम लोग सिर्फ कि 4 का 2 होता है। तो 4 का वर्गमूल अगर 2 हुआ तो 2 के नीचे तो एक लगा सकते हैं, तो ये क्या बन गई, परिमेय संख्या बन गई। उसी तरह से √9 है, तो √9 का 9 का वर्गमूल कितना, 3, और 3 के नीचे भी हम लोग एक इस तरह से लगा सकते हैं, क्योंकि 3 का वैल्यू भी नहीं बदलेगा, 3/1 का मान 3 ही हुआ, 2/1 का मान 2 ही हुआ। तो ये √4 √9 भी क्या है, परिमेय संख्या ही है। लेकिन अब लेते हैं √2, ठीक है। तो √2 का वर्गमूल क्या होगा, तो देखिए √2 का वर्गमूल हम लोग एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं इस तरह के संख्या में, पूर्णांक के रूप में। इसका मान दशमलव में आता है, ठीक है, 1.414, और उसके बाद दशमलव के बहुत सारे अंकों तक निकलता ही जाता है, कभी अंत ही नहीं होता है, बदल बदल के संख्या आते चला जाता है। तो ये इस तरह का पूर्णांक ही नहीं बनता है, इसके नीचे तो हम लोग एक नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए ऐसी सब संख्या जिसका पूर्ण वर्ग ना निकले, ठीक है, रूट में रहे, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे √2, √3 भी अपरिमेय संख्या है, √5, √7, √6 भी, 6 का भी पूर्ण वर्ग नहीं निकला, यानी जिसका भी पूर्ण वर्ग निकल गया वो परिमेय संख्या के कैटेगरी में चला गया, और जिस संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं निकल पाया वो अपरिमेय संख्या रह गई। तो आप लोग अब अच्छे से समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या अंतर है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि √2 कैसी संख्या है, तो आपका जवाब क्या रहेगा, क्योंकि 2 का पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, इसीलिए कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम लोग यहाँ पर अपरिमेय भर देंगे, ये वाला हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब हुआ कि a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं हो तो हमें डैश हल प्राप्त होता है, यानी कि कैसा हल प्राप्त होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है या अनेक हल प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, एक, ठीक है, और अनेक का मतलब जान ही रहे बहुत सारा होता है। तो देखिए कि किसका हल प्राप्त होता है, पहले तो ये मन में आ रहा है क्वेश्चन कि किसका हल पूछा जा रहा है। तो देखिए ये जो सवाल है ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के चैप्टर से लिया गया है। वहां पर हमें 2 समीकरण दिए रहते हैं, तो यहाँ पर देखिए इस तरह के समीकरण दिए रहते हैं, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, जिसमें 2 चर आप लोग को दिख रहे होंगे, एक x और एक y, इसमें भी x और y, और x पर पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब पावर जब कुछ नहीं रहता है किसी भी चर राशि पे या संख्या पे तो पावर 1 माना जाता है। तो x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, इसमें भी x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, इसीलिए इसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो इन दोनों समीकरणों को जब हल किया जाता है तो x और y का कुछ वैल्यू आता है, तो x और y का ही वैल्यू हल कहलाता है इन रैखिक समीकरण युग्म का, ठीक है। तो हल का 3 क्वालिटी होता है, मतलब 3 तरह के हल प्राप्त होते हैं हमें,
ठीक है, क्या क्या देखिए। और ये सवाल रेशियो टेस्ट का है, यानी अनुपात A1/A2 B1/B2 ये सब निकाल करके चेक किया जाता है। कैसे हम लोग चलिए समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कोई भी सवाल अगर आपको दिया रहे, सिर्फ ये पूछा गया है, तो समझिए कि ये फॉर्मूला टाइप का ही चीज़ है, ये पूछा गया है। यहाँ पे कोई संख्या भी रह सकता है, तो हमें निकाल करके चेक करके बताना होता है। तो देखिए जो भी है, पहले A1/A2 का वैल्यू निकाल लिया जाता है, कुछ तो आएगा। B1/B2 का वैल्यू निकाल लिया जाता है, और C1/C2 का कुछ वैल्यू आता है। अब हम लोग देखते हैं पहला केस। अगर A1/A2 का वैल्यू B1/B2 के वैल्यू के बराबर ना हो, जैसे इसका वैल्यू 3 आ गया हो, या और इसका वैल्यू 4/5 आ गया हो, अलग अलग आ गया, तो हम बोलेंगे कि समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं, यानी एक ही हल होते हैं। यानी कि x का एक कोई मान आएगा और y का एक कोई मान आएगा, अद्वितीय हल होगा। अब देखिए दूसरा केस, यदि A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के, जैसे ये आया मान लीजिए 2/3, ये भी आ गया 2/3, बराबर हो गया। और तब देखेंगे कि C1/C2 भी क्या बराबर है, तो देखेंगे कि अगर ये तीनों बराबर हो गया, तो इस केस में हमें जवाब देना है, आंसर लिखना है, तो अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे इस रैखिक समीकरण के। और जब आइए तीसरे में, जब A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर हो जाए, और तब तीसरा देखेंगे हम लोग कि C1/C2 भी क्या बराबर हो रहा है, और अगर C1/C2 का मान इसके बराबर नहीं होगा, तो हमें बोलना है कि कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब समीकरण के कोई हल नहीं होते। यही 3 केस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला केस पूछा गया है कि A1/A2 अगर बराबर ना हो B1/B2 के, तो कैसा हल हम लोग लिखेंगे? अद्वितीय हल होते हैं। तो हम लोग वहां पे लिख देंगे अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो विविध कर, यानी कि डिस्क्रिमिनांट d बराबर डैश होता है। यानी कि d बराबर क्या होता है? b² - 4ac होता है, या b - 4ac होता है। तो देखिए कि ये द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण के मूल को निकालने का एक द्विघाती सूत्र होता है। और द्विघाती सूत्र क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, जहां इसे ही डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है, यानी d बराबर ही होता है b² - 4ac। ठीक है, तो ये आप लोग को याद भी रखना चाहिए। तो हमारा कौन सा यहाँ पर भरेंगे हम लोग? d बराबर ये वाला b² - 4ac, b² - 4ac होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि ax² प्लस bx प्लस c को डैश कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं, या द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कि बहुपद और समीकरण, द्विघात तो दोनों है, बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है समझिए। कोई भी अगर अभी आपको इस तरह का चीज लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, तो यह एक बहुपद है। क्या है? यह एक बहुपद है। तो फिर समीकरण क्या होता है? तो देखिए किसी भी बहुपद में अगर आप बराबर का चिन्ह शामिल कर देते हैं, क्या बराबर का चिन्ह शामिल कर देते हैं, जैसे इसी में अगर हम ax² प्लस bx प्लस c में बराबर का चिन्ह लगा दिए, और बराबर के बाद कुछ भी रहे, 0 रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, कुछ भी रहे, तो यह बन जाता है समीकरण। यानी किसी बहुपद में बराबर के चिन्ह को सम्मिलित कर दिया जाए तो बन जाता है समीकरण। तो यहाँ पर अभी बराबर का चिन्ह आपको नहीं दिख रहा है, तो यह क्या है? द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका घात क्या है? अधिकतम पावर क्या है? x पर 2 है, इसीलिए द्विघात नाम है इसका। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। लेकिन अगर बराबर 0 देकर के आपसे पूछा जाता, तो आप बोलते कि यह एक द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से यह एक द्विघात बहुपद है।
यहाँ पर हम लोग द्विघात बहुपद भरेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। तो प्रश्न ये है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल डैश होते हैं। इसका मतलब क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं या काल्पनिक होते हैं। तो देखिए ये भी सवाल द्विघाती सूत्र से ही संबंधित है। जब एक द्विघात समीकरण का हम मूल निकालते हैं तो हमारे पास एक द्विघाती सूत्र से भी निकालने का तरीका होता है। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, यही होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये द्विघाती सूत्र होता है। तो यहाँ पर इसी को डिस्क्रिमिनांट भी कहा जाता है, यानी d। तो d बराबर 0 भी देकर के आपसे पूछा जा सकता है, या इसी को डायरेक्ट ये बोल दिया कि 0 हो जाए तो मूल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इस पार्ट को अगर हम 0 कर देते हैं तो हमारे पास बचा माइनस b/2a, जहाँ b एक वास्तविक संख्या होता है, 2 भी वास्तविक संख्या है और a भी एक वास्तविक संख्या है। तो कुल मिला के इसका जो हल आएगा, जो ये वैल्यू आएगा, वो भी एक वास्तविक संख्या ही होगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि x का वैल्यू क्या आया, वास्तविक आया, यानी x का वैल्यू को ही मूल कहते हैं। तो इसका मतलब कि हम लोग कहेंगे कि मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो हमें लिखना है यहाँ पर कि मूल वास्तविक होते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद का सार्व अंतर समान हो उसे डैश, यानी क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं या गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। तो ये सवाल आपके चैप्टर समांतर श्रेणी से लिया गया है। हम लोग वहाँ पर अच्छी तरह से पढ़े हैं कि समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद का सार्वंतर समान होता है। और सार्वंतर क्या होता है, तो दूसरे पद में उसके पहले पद को अगर हम घटाते हैं तो सार्वंतर निकलता है। जैसे कि देखिए 3, 5, 7, 9 कॉमा देकर के डैश डैश। यह संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसका देखिए कि प्रत्येक दूसरे पद में अगर उसके पहले पद को घटाया जाए तो डिफरेंस जो है, अंतर जो है वो बराबर आ रहा है। जैसे 5 माइनस 3 क्या आया, 2। 7 माइनस 5 क्या आया, 2। 9 माइनस 7 क्या आया, 2। यानी कि ये जो अंतर आ रहा है इसे ही हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी में सार्व अंतर, और इसे सूचित किया जाता है डी से। ठीक है, तो सार्व अंतर अगर समान आ रहा है तो इस संख्याओं की सूची को हम लोग कहते हैं कि यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो आपसे पूछा ही गया है कि किसी संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद का सार्व अंतर समान हो तो क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी यहाँ पर आपको भरना है कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्या होगा। तो देखिए इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं सर्वांगसम और समरूप पर, क्वेश्चन नंबर 7 में, जब हम लोग वहां पे बना रहे थे, जब हमसे सवाल पूछा गया था कि सभी वृत्त क्या होते हैं। ठीक है, फिर भी यहाँ थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग समरूप का। देखिए कि समरूप का मतलब क्या होता है। समरूप का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो समजोड़ रूप, यानी सम मतलब एक समान, एक जैसा रूप, यानी जिस आकृति का रूप एक समान होता है, एक जैसा होता है, चाहे आकृति बड़ा हो या छोटा हो, उसे हम लोग समरूप आकृति कहते हैं। जैसे कि अगर समबाहु त्रिभुज की आकृति बनाए तो इसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। तो आप बड़ा बनाइए या छोटा बनाइए, देखिए कि सबका आकृति जो है एक समान है, दिख रहा है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, लेकिन रूप कैसा है, एक समान है। इसका मतलब कि समबाहु त्रिभुज क्या है, समरूप। लेकिन अगर समद्विबाहु है तो वो समरूप नहीं है, क्योंकि इसमें दो भुजा ही बराबर होती है, तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है। तो देखिए दो भुजा बराबर हो गया इसमें, ये दोनों। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों भुजा बराबर
और ये बड़ी, लेकिन क्या रूप एक जैसा है, आकृति एक जैसा आया? नहीं आया। तो समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होता है, समबाहु त्रिभुज समरूप होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन है कि tan 90 माइनस थीटा डैश होता है, कोट थीटा होता है या सेक थीटा होता है। ये त्रिकोणमिति से है ये सवाल। तो ऐसे वाले फॉर्मूले का नाम होता है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इस पे चर्चा हम लोग कर चुके हैं, पहले भी सवाल ऐसा आ चुका है। वहां पर आपसे पूछा गया था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है इसका फॉर्मूला। तो देख लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ये 6 फॉर्मूले होते हैं त्रिकोण पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो आपसे जो भी पूछा जाएगा आप जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर आपसे टेन पूछा है। जनरली हम लोग जो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक है, इसका पहला लेटर भी स्मॉल ही रखते हैं, लेकिन चूंकि आपके मॉडल सेट में कैपिटल दे दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको यही समझना है, टेन है तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या भर देंगे? कोट थीटा। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को समझते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, यानी कि घटना ई की प्रायिकता और जोड़ घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग क्या होता है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, एक होता है या जीरो होता है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि इसका जो आंसर होगा वो एक होगा। क्या होता है इसका रूल? तो देखिए यहाँ पे हम साइड में लिख दे रहे हैं, किसी भी घटना की प्रायिकता को पी से सूचित किया जाता है। पी मतलब प्रोबेबिलिटी होता है और ई से इवेंट होता है। तो किसी घटना की प्रायिकता जोड़ उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता, यानी ई नहीं की प्रायिकता को हम लोग सूचित करते हैं। ई पर एक इस तरह से लकीर लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं। ये बताता है कि घटना ई नहीं की प्रायिकता, और ये बता रहा है घटना ई की प्रायिकता, और इसका योग हमेशा एक होता है। ये एक तरह से फॉर्मूला ही है, आपको याद रखना है। अब इस चीज़ को अगर समझना है तो चलिए एक सवाल से हम लोग समझते हैं कि कैसे ये होता है कि किसी भी घटना की प्रायिकता और उसके नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 क्यों हो जाता है, कैसे होता है। चलिए एक सवाल लेते हैं समझने के लिए इसे। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, ठीक है, तथा चित नहीं आने की प्रायिकता निकालें। ये आपको निकालना है। मान लीजिए कि चित आने की प्रायिकता और चित नहीं आने की प्रायिकता हम लोग पहले निकाल लेते हैं, तब दोनों का योग करके देखेंगे कि एक आता है कि नहीं। तो देखिए, जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो हमारे पास कुल परिणाम क्या क्या होगा? कुल परिणाम का मतलब कि एक सिक्के को उछालने पर आपको क्या क्या दिख सकता है? या तो चित दिख सकता है या पट दिख सकता है, हेड या टेल। तो चलिए हम यहाँ लिख रहे हैं हेड और टेल, यानी हेड का मतलब चित होता है और टेल का मतलब पट होता है। HEAD हेड मतलब चित और टेल मतलब पट होता है हिंदी में। तो चित हो सकता है या पट हो सकता है। जब हम एक सिक्के को हवा में उछालेंगे तो जमीन पे नीचे गिरेगा तो आपको क्या दिख सकता है? या तो चित या तो पट, यही दो दिख सकता है। तो कुल परिणाम हमारा चित या पट यानी 2 हुआ। तो कुल परिणामों की संख्या हो गई 2। कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 1 और 1 2। ठीक है, अब आपको निकालना है जो चित आने की प्रायिकता निकालना है। ठीक है, तो प्रायिकता पी से सूचित किया जाता है। चित आने की, चित को सूचित किससे करते हैं हम लोग? एच से, हेड से।
तो हेड आने की प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, हमेशा प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे, यानी भाग दे देना है कुल परिणामों की संख्या से। तो देखिए क्या आ रहा है, अनुकूल परिणाम मतलब कि चित्त का अगर प्रायिकता आप निकाल रहे हैं तो चित्त कितनी बार आया है, आप इसमें कुल परिणाम में देखिए एक बार ही आ सकता है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 1, और कुल परिणाम कितना, हेड और टेल मिला के 2, तो ये हो गया चित्त आने की प्रायिकता। अब चित्त नहीं आने की प्रायिकता निकालते हैं, उसको सूचित करेंगे हम लोग पी एच पर, इस तरह से लकीर लगा देना है डैश, ये बता रहा है कि चित्त नहीं आने की प्रायिकता। तो चित्त नहीं आने का मतलब क्या, पट आना, चित्त नहीं आने का मतलब पट आना। तो पट आने की प्रायिकता आप देख लीजिए, पट यानी टेल कितनी बार आया है अनुकूल परिणाम में, 1 बार, तो 1 हो गया। कुल परिणाम कितना है, 2 हो गया। यानी ये निकला चित्त आने की प्रायिकता 1/2, और ये निकला चित्त नहीं आने की प्रायिकता 1/2। और जब हम दोनों को जोड़ेंगे पी एच और पी एच डैश, यानी कि चित्त आने की प्रायिकता और चित्त नहीं आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता भी 1/2 है, चित्त नहीं आने की भी प्रायिकता 1/2 है, 1/2 जोड़ 1/2 क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से क्या हम लोग समझे कि किसी भी घटना की प्रायिकता जोड़ उसके घटना के नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ये आपको याद भी रखना चाहिए। वही पूछा था आपसे कि घटना ए की प्रायिकता जोड़ घटना ई नहीं की प्रायिकता हमेशा क्या होता है, 1 होता है। चलिए, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब सेक्शन बी को देखेंगे, यानी खंड बी को देखेंगे, क्योंकि आज यहाँ पर हमारा खंड ए कंप्लीट हो गया।